अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने की तरंग, संतों में उमंग और आस्था का रंग दंग करने वाला है। आस्था की टकसाल में चमकाया जा रहा है श्री राम के नाम का सिक्का। अयोध्या में साध्य, साधक और साधना रोमांचित कर रही है। इन दिनों अनगिनत भावों से भरी हुई है श्री राम की नगरी। राम के नाम का उद्घोष करते संतों में मंदिर निर्माण को लेकर कैसी भावना है, कितनी प्रसन्नता है, जरा इसे भी देखिए। हम इस वक्त अयोध्या में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या के दर्जनों साधु संत जो यहाँ रहते हैं, देश भर में घूमते हैं। लेकिन इस वक्त जबकि मुहूर्त को लेकर के काफी कुछ चर्चा चल रही है, महाराज जी ये बताइए कि चर्चा कई लोगों ने ये शुरू की कि ये मुहूर्त ठीक नहीं है, स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा, और यहाँ पर भी तैयारियां हमें दिखाई दे रही हैं। देखिए, ये तो जो है, जो स्वरूपानंद सरस्वती जी ने जो बयान दिए हैं कि मुहूर्त नहीं है, तो ऐसा है कि उनको ये ध्यान होना चाहिए कि फरवरी मार्च से ही मंदिर के कार्य चल रहा है, और ये तो नए चीज होता है तो उसके लिए जो है ना मुहूर्त देखा जाता है। तो एक औपचारिकता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को अयोध्या आने के एक औपचारिकता किया जा रहा है। ये भूमि पूजन जो है ये तो मार्च से ही वहाँ का काम चल रहा है। तो ये बताइए कि जिस तरीके से भव्य मंदिर की बात हुई और अब मंदिर में बदलाव भी किए गए, पहले से बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत अच्छा, और भी जितना बदलाव हो सका अपनी तरफ से प्रधानमंत्री जी की हार्दिक इच्छा भी थी। और ये एक मंदिर तो नहीं है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। इसमें जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं जो अपना अपना सलाह दिए, ये तो अच्छी बात है, और जमीन भी पर्याप्त मात्रा में, अच्छा भव्य मंदिर निर्माण अच्छी बात है। अच्छी बात। आप लोगों को लगता है कि मुहूर्त को लेकर के बहुत चर्चा नहीं होना चाहिए? सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत साधर समन कलेसा। कौन कहता है कि मुहूर्त अच्छा नहीं है? आप लोग ये बताइए कि किस तरीके का माहौल है महाराज जी? अयोध्या में बहुत साल से इंतजार था इसी उत्साह को देखने के लिए। उनके अंदर उत्साह दिखाई दे रहा है भगवान का प्रति। साधु संतों में बहुत उत्साह है? बिल्कुल उत्साह है, सब हम लोग खुश हैं। साधु ही संत ही, यहाँ के अयोध्या के सब लोग, पूरे देश ही खुश है। आप बताइए कि लगातार आप लोग कहते रहे थे कि जल्दी बने जल्दी बने जल्दी बने। अब आप लोगों की जितनी इच्छा की पूर्ति है, जितनी इच्छा थी उसकी पूर्ति होगी? जी बिल्कुल। अब जो है कहते हैं ना कि अब वो समय, वो दिन आ गया है कि हम लोग बहुत जल्दी, साल 2 साल में भव्य मंदिर का जो हम लोग का आकांक्षा था, हमारे जो संघर्ष करने वाले तो चले गए, लेकिन हम सब उसका जो है दर्शन लाभ उठाएंगे। साधु संत यहाँ पर अयोध्या में हैं, ये खुश हैं कि इनकी बातें मान ली गई हैं, ट्रस्ट ने भी मान ली है। जो पुराना विश्व हिंदू परिषद का मॉडल था उसकी जगह भव्य राम मंदिर का मॉडल सामने आ चुका है। हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। सड़क से लेकर संसद तक राम मंदिर को लेकर बहुत सारे विवाद हुए, और सब विवादों के बाद कोर्ट में तय हुआ कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर था। अब इस मंदिर के भव्य निर्माण की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में मंदिर निर्माण से जुड़े कुछ रोचक तथ्य आपको जरूर जानने चाहिए। राम मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर तराशने का काम साल 1990 से शुरू हुआ। 1990 में पत्थर तराशने के काम के लिए 125 शिल्पी और कारीगर लगाए गए थे। 1993 में 50 कारीगरों ने पत्थर को तराशने का काम जारी रखा। 10 साल तक 50 कारीगरों ने पत्थर तराशने का काम किया। पहले तल के लिए जितने पत्थरों की जरूरत है उतने पत्थर तराशे जा चुके हैं। 2007 से 2010 के बीच पत्थरों की कमी के चलते पत्थर तराशने का काम बंद रहा। 2011 से 5 मजदूर और 5 कारीगर पत्थर तराशने के काम में लगे। गुजरात के रहने वाले चंद्रकांत सोमपुरा का परिवार कई पीढ़ियों से मंदिर का डिजाइन बना रहा है। सोमपुरा के परिवार ने ही सोमनाथ मंदिर को भी डिजाइन किया था। पिछले साल जुलाई में पत्थर तराशने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रजनीकांत सोमपुरा की मौत हो गई थी। 21 साल की उम्र में रजनीकांत सोमपुरा मंदिर के लिए पत्थर तराश रहे थे। मंदिर के लिए पत्थर राजस्थान के भरतपुर से आते हैं। 90 के दशक में चंदा मांगने के लिए विश्व हिंदू परिषद के नारे का इस्तेमाल करती थी, और ये नारा था, ₹1.25 रुपया दे दो भैया, रामशिला के नाम का, राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। इसी नारे को लेकर तब पत्थर भी जुटाए गए और लोगों की आस्था के साथ ही इस आंदोलन को हवा भी दी गई। अब जब मंदिर के भूमि पूजन की बात फिर से शुरू हुई है तो विश्व हिंदू परिषद ने एक बार फिर कहा है कि मंदिर के लिए वो देश के 10 करोड़ हिंदू परिवारों से
दान लेगी। तो एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर एलएसी पर चीन को पीछे धकेलने की रणनीति बन रही है। समझौते के बावजूद चीन एलएसी पर विवाद और टकराव वाले इलाकों में पीछे नहीं हट रहा। ऐसे में भारतीय सेना ने नई रणनीति बनाई है। चाहे मौसम कोई भी हो, भारतीय सेना के जवान अपनी चौकियों से पीछे नहीं हटेंगे। सेना ने हड्डियां गलाने वाली ठंड में मोर्चे पर डटे रहने की तैयारी शुरू कर दी है। सत्तर सालों में चीन की एक बात बिल्कुल नहीं बदली, और वो ये कि जो वो बोलता है वो कभी नहीं करता। उसका वादा था पीछे हटने का, लेकिन अब तेरा डंडा उठाने की जगह अपने वादे से मुकर गया है। सेना ने उसके मंसूबे को भांप लिया है, लिहाजा नई रणनीति ये है कि भारतीय सेना उस पर दबाव बनाने के लिए एलएसी की अग्रिम चौकियों से पीछे नहीं हटेगी। यानी एलएसी पर टिके रहने के लिए सेना ने सर्दियों की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि विषम परिस्थितियों में भी चीन को मौके पर ही चुनौती दी जा सके। जो विंटर डिप्लॉयमेंट है, इसका रेडी होना, स्टॉकिंग करना और तैयारी एक डेफिनेट रिक्वायरमेंट है। बर्फ की वजह से सितंबर के बाद लद्दाख का देश के दूसरे इलाकों से संपर्क टूट जाता है। रोहतांग से लेह तक 5 दर्रे हैं जो जम जाते हैं, इसलिए यहाँ सड़क मार्ग से संपर्क टूट जाता है। इसलिए सेना सितंबर से पहले ही अपनी सारी तैयारियां पूरी कर रही है। यही वजह है कि सेना ने सर्दियों के लिए कमर कस ली है। सेना के वाहन दिन रात सर्दियों से निपटने के लिए जरूरी सामान लेकर लद्दाख पहुंच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक स्पेशल विंटर बूट, विंटर प्रूफ वर्दी, साइबेरिया जैसे मौसम तक में कारगर रहने वाले गर्म टेंट, खास तरह के उपकरण जो सर्दी की चुनौतियों में सहायक हों, इन सब को पहुंचाया जा रहा है। सियाचिन ग्लेशियर के अंदर हमारा सेना जो है इतनी सालों से विंटर में भी तैनात है, तो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो इंडियन आर्म फोर्सेस के पास इस प्रकार का अनुभव है और जरूरत पड़ने पर विंटर डिप्लॉयमेंट जो है इस इलाके के अंदर, गलवान घाटी के अंदर या पांचपुसो के अंदर भी ठीक तरीके से इंडियन आर्म फोर्सेस कर सकते हैं। आमतौर पर लद्दाख में एक बटालियन से ज्यादा सेना की तैनाती नहीं रहती थी, लेकिन इस बार करीब 5 बटालियन आर्मी के हैं। करीब 2500 आईटीबीपी के जवान भी तैनात हैं। जाहिर है संख्या बड़ी है, इसलिए सामान को समय पर पहुंचाने की चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। भारत और चीन का विवाद मई से शुरू हुआ था, अगस्त आने को है। कई राउंड बातचीत हुई, हर चैनल से बातचीत हुई, मगर सच यही है कि चीन का षड्यंत्र और ये अड़ियल रवैया अभी लंबा खिंचेगा। वो पेंगोंग लेक, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट पर पीछे हटने को तैयार नहीं है, अपने वादे पर मुकर गया है। ऐसे में सेना लंबे मोर्चे की तैयारी कर रही है। एलएसी पर लद्दाख में जो स्थिति बनी हुई है उससे ये साफ हो गया है कि ये तनाव अभी लंबा चलेगा। इसके चलते भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है लंबे समय के लिए डटे रहने पर। और भारतीय सेना को ये संदेश भी दे दिया गया है कि अगर वायुसेना या थल सेना को स्पेशल ऑपरेशंस लॉन्च करने पड़े तो उसे कम से कम समय में ये करने के लिए तैयार होना चाहिए। कैमरा पर्सन सत्या के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। ब्रह्मपुत्र का सैलाब और कई किलोमीटर का फैलाव चीन के हर षड्यंत्र को ताकत देता है और हमारी तैयारियों को पीछे धकेलता है। इसीलिए भारत सरकार ने चीन को अरुणाचल के मोर्चे पर पीछे धकेलने का गेम प्लान तैयार किया है। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एक ऐसी टनल बनाई जाएगी जो चीन की साजिशों पर न सिर्फ लगाम लगाएगी बल्कि अरुणाचल के दूर दराज के इलाकों तक हमारी सेना की पहुंच को आसान बनाएगी। कहां बनेगी ये टनल, कब तक बनेगी और भारत का सुरंग वाला ये युद्ध कैसा होगा, इस पर आज तक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखिए। अब ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे फर्राटा भरेंगी सेना की बख्तर बंद गाड़ियां। अब ब्रह्मपुत्र की त्रासदी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा चीन, क्योंकि बनेगी अंडर वाटर टनल। ये टनल अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में चीन के वाटर गेम की काट है, चीन की रणनीति पर प्रहार है।
मोदी सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एक रणनीतिक सुरंग बनाने की स्वीकृति दे दी है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी के लिए बेहद अहम है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सुरंग कहां बन रही है, ये भारत के लिए क्यों जरूरी है और कैसे ये सुरंग चीन के लिए सिरदर्द साबित होगी। ये सुरंग असम के नुमलीगढ़ से गोहपुर को जमीन के नीचे नीचे जोड़ देगी। दोनों इलाकों के बीच ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। फैसला लिया गया है कि करीब 15 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाकर इन दोनों इलाकों को जोड़ दिया जाएगा। इस सुरंग के बनने से 242 किलोमीटर की दूरी घटकर सिर्फ 15 किलोमीटर रह जाएगी। पहले 6 घंटे में यह सफर तय होता था। सुरंग बनने के बाद सिर्फ 15 मिनट में ये रास्ता पार कर लिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सामरिक नजरिए से संवेदनशील अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में बेहद कम वक्त में पहुंचा जा सकेगा। लद्दाख में चीन की चालबाजी सबने देखी है। ऐसे में पूर्वोत्तर भारत में चीन की सीमा पर भी कार्रवाई कई गुना ज्यादा हो चुकी है। इस सुरंग के जरिए जिस रास्ते में कई घंटों का सफर तय होता था, वो अब आधे घंटे के कम के समय में तय होगा। ऐसे में सुरंग की भूमिका जिस कदर बढ़ रही है, उसी तरह सजगता भी ये ध्यान में रखते हुए कि सेना को सीमा तक पहुंचाने में जितना कम समय लगे उतना जरूरी होगा, खासतौर से तब जब पड़ोसी बार बार अपने मंसूबों में सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही रखता हो। ये सुरंग 4 लेन की होगी। इसका मतलब ये है कि सेना के भारी वाहन भी आसानी से गुजर सकेंगे। माना जा रहा है कि इसमें 2 अलग अलग ट्यूब होंगे ताकि दोनों ओर से ट्रैफिक का संचालन किया जा सके। 3 चरणों में बनने वाली इस सुरंग में ट्रैफिक की रफ्तार औसतन 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। इसमें अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और वेंटिलेशन के लिए भी खास इंतजाम होंगे। The 15 kilometer under river tunnel, which is going to be constructed under the river Brahmaputra, is going to have a very important significance for the Northeast in general and Assam in particular. The first is its strategic importance because of our border with China, with whom we have a very tumultuous relationship presently. Secondly, this will be an all-weather road, and therefore the mobilization of troop or troop movement will be very helpful through this. So that is why it has got a very strategic importance. अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर वाले इलाकों तक पहुंचना बड़ी चुनौती है। एक तो पहाड़ी इलाकों से जूझते हुए ही सीमा तक जाना होता है और रही सही कसर ब्रह्मपुत्र की बाढ़ की वजह से पूरी हो जाती है। जब हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो इन परिस्थितियों का फायदा चीन को होता है। आप कह सकते हैं कि ये सुरंग दुश्मन के फायदे वाली लाइफलाइन काटने की कोशिश है। Brahmaputra at Bougainville was some 6-7 kilometer wide before the bridge was constructed there, which was narrowed to 4.9 kilometer for construction of the bridge. The same way it can be seen whether that riverway at the proposed tunnel site can also be reduced to reduce the length of the tunnel and the cost dimension. 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बने ढोला सदिया पुल का उद्घाटन किया था। 9 किलोमीटर लंबा यह पुल भी असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, जिसकी वजह से असम की राजधानी गुवाहाटी से अरुणाचल की राजधानी ईटानगर के बीच की दूरी 165 किलोमीटर तक कम हो गई है। लेकिन सामरिक परिस्थितियां एकदम अलग होती हैं और ऐसे में बैकअप प्लान रखना जरूरी होता है। किसी टकराव की स्थिति में चीन अगर पुल को निशाना बनाकर संपर्क तोड़ने की कोशिश करता है तो फिर टनल वाला बैकअप काम आएगा। नुमलीगढ़ से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया भर के मिलिट्री रणनीतिकार हमेशा 3 युद्ध क्षेत्रों पर फोकस करते हैं: धरती, आकाश और समुद्र। दुनिया के अलग अलग देशों की सेनाओं का गठन भी इन 3 विभागों को सोचकर किया जाता है। लेकिन एक और क्षेत्र ऐसा है जो मानव इतिहास में हजारों वर्षों में हुए इन तमाम बड़े और महत्वपूर्ण युद्धों का इतिहास हिस्सा रहा है, और युद्ध का यह हिस्सा है सुरंग बनाना। अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एक रिसर्च पेपर में सुरंग से होने वाले ऑपरेशंस का इतिहास बताया गया है। सुरंग से हमला या मिलिट्री ऑपरेशन करने को टनल ऑपरेशंस भी कहते हैं। इसका इतिहास 4000 साल पुराना है। रोमन साम्राज्य, पर्शिया और मिडिल ईस्ट के असीरियन साम्राज्य में दुश्मन के खिलाफ सुरंग बनाकर हमला करने और सैनिक
तक रसद पहुंचाने के प्रमाण मिलते हैं। उस दौर में मचान बनाकर ऊंचाई से हमला करने की रणनीति को फेल करने के लिए चुपचाप सुरंग बना दी जाती थी और बड़े हमले हो जाते थे। चीन के मशहूर विद्वान सुन जू ने भी सुरंग के जरिए दुश्मन पर हमला करने की रणनीति की बात अपनी किताबों में लिखी है। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने युद्ध अभियान में कई बार सुरंग बनाकर दुश्मन को चौंकाया था और कई बार हमलों से बचने के लिए सुरंगों का इस्तेमाल किया था। जापान ने 19वीं और 20वीं शताब्दी में सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए सुरंग बनाने में महारत हासिल कर ली थी। हिटलर की नाजी जर्मनी में बॉर्डर के आसपास सुरंग बनाकर दुश्मन पर हमला करने या उससे खुद को बचाने के कई प्रमाण मिलते हैं। मौजूदा दौर में गजा में इजरायल और हमास के बीच होने वाले युद्ध में सुरंगों का इस्तेमाल होता है। अमेरिकी सैनिकों ने 2002 में ओसामा बिन लादेन को ढूंढते हुए अलकायदा की सुरंग वाली योजना को एक्सपोज किया था। तब अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान में तोरा बोरा की गुफाओं में सुरंगों का एक पूरा जाल मिला था। अमेरिका के इस रिसर्च पेपर में बताया गया है कि मिलिट्री सुरंग बनाने के कई फायदे हैं। इससे दुश्मन को चौंकाते हुए अचानक हमला करने की क्षमता मिलती है। इससे बड़े पैमाने पर चुपचाप बड़ी सैन्य शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना आसान होता है। हालांकि सुरंग बनाने में समय लगता है। इसके लिए विशेषज्ञता और धैर्य की जरूरत होती है। भारत चीन के हर षड्यंत्र की काट निकाल रहा है, लेकिन चीन है कि दुनिया के लिए हर रोज नए खतरे पैदा कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के एक पत्रकार ने दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियों के इनपुट्स की मदद से एक रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट में भारत के लिए कुछ चिंताजनक बातें लिखी हुई हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के बीच एक सीक्रेट डील हुई है, जिसके तहत चीन वुहान के वायरस लैब की तर्ज पर पाकिस्तान में एक खुफिया लैब बना सकता है। वहां जैविक हथियार तैयार होंगे। इसमें पाकिस्तान के वैज्ञानिक भी चीन के इशारों पर काम करेंगे और अपने दुश्मनों पर मिसाइल की बजाय माइक्रोब से, वायरस से हमले करेंगे। चीन और पाकिस्तान का निशाना भारत की तरफ हो सकता है। ये खुफिया रिपोर्ट सामने आने के बाद दुनिया और ज्यादा सावधान हो गई है। दुनिया में अगला महायुद्ध मिसाइल से नहीं लड़ा जाएगा। अगले महायुद्ध का सबसे बड़ा हथियार होगा माइक्रोब। युद्ध का फोकस अब मिसाइल से माइक्रोब की तरफ जा रहा है और भारत के दो पड़ोसी देशों की अगली बड़ी साजिश बहुत वायरल है। दुनिया के दो बदनाम देश चीन और पाकिस्तान पहले से ही मिले हुए थे और अब इस मेलजोल से उपजी खतरनाक साजिश सामने आ गई है। इंटेलिजेंस के जरिए कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जो किसी को भी चिंतित कर देंगे। चीन और पाकिस्तान लद्दाख में LAC और जम्मू कश्मीर में LOC से दूर लैब में मानवता के खिलाफ डरावना खेल खेल रहे हैं। चीन के वुहान में वायरस वाली जो लैब है, वैसी ही लैब सीक्रेट तरीके से पाकिस्तान में बन सकती है। परंपरागत युद्ध से कई गुना आगे निकलते हुए इस बार दोनों देशों का गेम प्लान बहुत ही खतरनाक है। खबर है कि दोनों ने एक सीक्रेट डील की है। ये डील है बायोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी जैविक युद्ध के लिए हथियार बनाने की। जाहिर है इसका निशाना भारत पर होने की आशंका है। कोरोना वायरस ने जब तबाही मचानी शुरू की तो चीन का वुहान लैब संदेह के घेरे में आ गया और सवाल ये उठने लगे कि क्या चीन इस लैब के जरिए जैविक हथियार बनाने में जुटा हुआ है। अमेरिका सहित दूसरे देशों ने जब सवाल उठाना शुरू किया तो चीन ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उससे चीन पर एक बार फिर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार एंथनी क्लैन ने अपनी वेबसाइट क्लैक्सॉन के जरिए इस साजिश का पर्दाफाश किया है। एंथनी क्लैन ने दुनिया भर के खुफिया सोर्सेज की मदद से ये दावा किया है कि चीन और पाकिस्तान ने जैविक हथियार बनाने के लिए 3 साल की डील की है। इस डील के तहत ये दोनों देश लैब में एंथ्रेक्स जैसे खतरनाक वायरस को तैयार करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। इसके लिए जरूरी सैंपलिंग टेस्ट किए जा चुके हैं। चीन ने पाकिस्तान के वैज्ञानिकों को इस बारे में डेटा दिया है
और कई दूसरी जानकारियां भी शेयर की हैं। चीन की रणनीति है कि इस बार वुहान की वायरोलॉजी लैब की जगह पाकिस्तान की लैब में रिसर्च हो और वहां मानवता का नाश करने वाला अगला विध्वंसक हथियार तैयार हो। वो पाकिस्तान को हैजार्डस वायरस डेवलपमेंट के लिए, बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए एक केंद्र बिंदु बनाना चाहता है, ताकि जो भी ब्लेम हो, जो भी निंदा हो, पाकिस्तान का हो। कि वो चाहता है कि जो विश्व का जो अटेंशन है वो चीन से हटके पाकिस्तान की तरफ केंद्रित हो। मुमकिन है कि कोरोना की वजह से दुनिया में बदनाम हुए चीन ने पाकिस्तान की लैब को अपनी नई वायरस प्रयोगशाला बनाने के बारे में सोचा हो, क्योंकि चीन बहुत दबाव में है। आरोप है कि चीन की लैब से निकला कोरोना पूरी दुनिया को बेहाल किए हुए है। कोरोना वायरस चीन की लैब से निकला या नहीं, इसकी जांच अभी चल रही है। कुछ दिन पहले WHO की टीम इसी जांच को शुरू करने के लिए बीजिंग गई थी। ऐसे हालात में चीन को जैविक युद्ध वाला प्रयोग करने के लिए नई जगह की तलाश है, और इसके लिए पाकिस्तान से अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है। पाकिस्तान को आतंकवाद की नर्सरी यूं ही नहीं कहा जाता। अमेरिका मानता है कि वुहान की लैब से कोरोना वायरस का निकलना हादसा नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। अमेरिका यहां तक कह चुका है कि अगर चीन पर आरोप साबित हुए तो उसे भयानक नतीजे भुगतने होंगे। और अब जैविक युद्ध की तैयारी पर नया खुलासा। अच्छी बात यह है कि भारत और पश्चिमी देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस बारे में पुख्ता जानकारी मिल चुकी है। अब आगे ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। यहां आपके लिए जैविक युद्ध के बारे में जानना भी जरूरी है। सबसे पहले समझिए कि जैविक हथियार होता क्या है। जैविक हथियारों से दुश्मन देश के नागरिकों को वायरस या जीवाणुओं के जरिए मारने की कोशिश की जाती है। कोई भी लाइलाज जीवाणु एक बड़ा हथियार बन सकता है। इन जैविक हथियारों की खासियत यह होती है कि ये बेहद कम लागत में भारी नुकसान करते हैं। आपको यह भी समझना चाहिए कि जैविक हथियार कितना भयानक हो सकता है। द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल वॉरफेयर नामक एक रिपोर्ट के मुताबिक 20वीं सदी में 50 करोड़ लोगों की मौत अलग अलग तरह के जीवाणुओं से हुई, और इनमें से लाखों लोगों की मौत जानबूझकर किए गए जैविक हमले की वजह से हुई। अगर इस हथियार के इस्तेमाल की बात करें तो जापान ने इन हथियारों का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में चीन के खिलाफ किया था। वहीं कोरोना के संक्रमण ने पूरे देश को दहशत में डाल दिया है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे कोरोना के हैरान करने और खौफ से भर देने वाले आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। अब तो प्रतिदिन 50,000 के करीब संक्रमित सामने आ रहे हैं देश में। आपको देश में कोरोना के हालात का अपडेट दे देते हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 49,916 संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में ही कोरोना से 757 लोगों ने दम तोड़ दिया है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 32,223 लोग ठीक भी हुए हैं। ये एक राहत की बात है। बात अगर कुल आंकड़ों की करें तो देश में कोरोना से अब तक 13,36,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। देश में कोरोना से अब तक 31,358 लोग दम तोड़ चुके हैं, जबकि कोरोना संक्रमण को मात देकर 8,49,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। हालात का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। कोरोना से बचने का एक ही तरीका है कि आप नियमों का पालन करते रहें, क्योंकि कोरोना किसी को भी हो सकता है। इन सबके बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने खुद इसकी जानकारी ट्वीट करके दी और यह अपील भी की कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें और उनके करीबी लोग क्वारंटीन में चले जाएं। ये कह सकते हैं कि हालात बिगड़े जरूर हैं, मगर सावधानी और नियमों को अगर लगातार हम मानते रहेंगे तो कोरोना संक्रमण पर विजय जरूर पा लेंगे। देश में कोरोना की स्थिति क्या है ये तो आपने देख लिया, मगर अब आपको दिखाते हैं वो 5 राज्य जहां कोरोना ने तबाही सी मचा रखी है, जहां कोरोना की ऐसी भयानक मार पड़ी है कि लोग भयभीत हो गए हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में सबसे ऊपर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 3,66,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंच गया है।
तीसरे नंबर पर राजधानी दिल्ली, जहां पर आंकड़ा 1,29,000 के पार है। चौथे नंबर पर कर्नाटक, जहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 85,000 को पार कर चुका है। और पांचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जहां कोरोना से अब तक 80,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। यानी कोरोना तेजी से फैल रहा है और इससे बचने का एकमात्र उपाय फिलहाल यही है कि नियमों को माना जाए, उन पर अमल किया जाए। कोरोना की महामारी ने पूरी दुनिया को तबाही की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। कोरोना की दहशत पूरी दुनिया में है, इसीलिए कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाने की होड़ लगी है। मगर राजस्थान में बीकानेर के सांसद और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कोरोना को भगाने के लिए एक नायाब पापड़ की लॉन्चिंग कर दी है। इस पापड़ का नाम है भाभी जी पापड़ और मंत्री जी का दावा है कि कोरोना से लड़ने में यह पापड़ असरदार है। यह पापड़ सिर्फ स्वाद नहीं देगा, बल्कि इम्यूनिटी भी बढ़ाने वाला है। मेहरबान कदरदान साहिबान, खूब पापड़ खाए होंगे आपने। अरहर, उड़द, मूंग के पापड़ खाए होंगे, चावल के पापड़ खाए होंगे, आलू के पापड़ खाए होंगे, मगर ऐसा पापड़ नहीं खाया होगा जो स्वाद भी दिलाएगा, बीमारी भी भगाएगा और तो और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा। जी हाँ, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री के हाथ में आ गया है भाभी जी का पापड़। भाभी जी पापड़ की बाकायदा लॉन्चिंग कर रहे हैं बीकानेर के सांसद और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल का दावा है कि कोरोना वायरस की लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा। एक आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भाभी जी पापड़ नाम से एक पापड़ निर्माता ने एक ऐसा ब्रांड निकाला है जिससे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी डेवलप होने के लिए जो साधन है, खाने के माध्यम से बॉडी में जाएंगे और कोरोना वायरस की लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा। मेघवाल का दावा है कि पापड़ में वो गुण मौजूद हैं जो कोरोना को परास्त करने में सहायक है। तो मतलब नाहक ही मरी जा रही है दुनिया कोरोना की दवाई बनाने में। यहाँ तो मामला एकदम साफ और सटीक है। पापड़ खाओ, कोरोना भगाओ। पापड़ ना हो गया, सुपर वैक्सीन हो गया। भाभी जी पापड़ लॉन्च हुआ तो इसका वीडियो भी वायरल हो गया और वायरल वीडियो हुआ तो कोरोना से डरे सहमे लोग भी उत्साहित नजर आए कि भाभी जी पापड़ खाना है और कोरोना को भगाना है। भाभी जी पापड़ है ना, वो कोरोना के लिए अच्छा साबित होगा। मंत्री जी ने जो लॉन्च किया है वो कारगर उपाय है। हमारे देश में इतनी बड़ी महामारी है कि इसके लिए तो ऐसी कोई दवाई वैक्सीन मिल गई तो फिर भाभी जी पापड़ में क्या दिक्कत है। हम पापड़ तो रोज ही खाते हैं, तो वो भाभी जी वाला ही खरीद लेंगे। यहाँ बीकानेर वाले तो पापड़ खरीदने और खाने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं, मगर जहाँ अर्जुन राम मेघवाल का वीडियो वायरल हुआ वहाँ तो लोग पापड़ खाने के बजाय सियासी पापड़ बेलने लगे। जितने मुंह उतनी बातें। किसी ने कहा मंत्री जी कोरोना काल में मजाक कर रहे हैं, किसी ने कहा डॉक्टर अब मरीज को लिखेगा 2 टाइम भाभी जी कोरोना पापड़, किसी ने कहा वैक्सीन छोड़ो, पापड़ का प्रोडक्शन शुरू करो, किसी ने कहा सुपर पावर 2020 पापड़ मिसाइल। और तो और लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि अपने किसी व्यवसायी मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए मंत्री जी ने पापड़ का प्रचार किया। हालांकि पापड़ के इस प्रचार को अर्जुन राम मेघवाल दूसरे तरीके से देखते हैं। उनके ट्वीट से इसे समझिए। बीकानेर के पापड़, भुजिया और रसगुल्ले सुप्रसिद्ध हैं। मैं वोकल फॉर लोकल की मुहिम का समर्थन करते हुए आप सभी को अपने क्षेत्र के स्थानीय उत्पादों के बारे में वोकल बनने की श्रृंखलाबद्ध रूप से अपील करता हूं, ताकि वोकल फॉर लोकल मुहिम को और आगे बढ़ाया जा सके। वोकल फॉर लोकल, कुछ याद आया? जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से अपील की थी कि लोकल सामानों को तरजीह दें, लोकल के लिए वोकल हो जाएं और लोकल को ब्रांड बना दें। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। वोकल और लोकल वाली बात तो समझ में आ रही है,
मगर पापड़ से कोरोना जैसी बीमारी चली जाएगी, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही।